हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, उसकी डेवलपमेंट और उसकी उन डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स के लिए अगर कोई प्रेजेंट डे रेलिवेंस है तो उसके बारे में देखेंगे। तो पीरियोडिक टेबल क्या कि वो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जो कि उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिसिटी को हाईलाइट करती है, यानी कि वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीटिशन शो करती है। तो जो जर्नी है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल की, उसमें हमें बेसिकली 5 ऐसे साइंटिस्ट हैं, 5 ऐसे केमिस्ट हैं जिनके लिए जो मतलब इस जर्नी में मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। उनमें से जो फर्स्ट हैं वो हैं जॉन वुल्फगैंग डोबराइनर। इनको हम लोग नॉर्मली डोबरनियर बोल देते हैं, लेकिन ये डोबरनियर नहीं, डोबराइनर बोला जाएगा। इन्होंने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ ट्राइड्स। इसको डोबराइनर ट्राइड्स बोलते हैं। 1817 में एक जर्मन केमिस्ट जॉन वुल्फगैंग डोबराइनर ने एक चीज़ नोटिस करी कि अगर हम केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो वो 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स में बंटेंगे और हर एक ग्रुप में एक लॉ अप्लाई होगा कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का अर्थमेटिक मीन होगा वो वैल्यू सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। जैसे ये जो 3 दिखाई दे रहे हैं, आपको लेफ्ट टू राइट पढ़ें इसको, तो ये 3 ट्राइड्स हैं, इनको डोबराइनर ट्राइड बोलते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। लेकिन इस लॉ में कुछ लिमिटेशंस हैं कि ये रूल जो है वो हर एक एलिमेंट पे वैलिड नहीं होता। ये 3 ही ऐसी ग्रुपिंग्स हैं जिन पर ये लॉ, ये एवरेज वाला फॉर्मूला काम कर गया। तो इनके बाद डोबराइनर के बाद जो सेकंड स्टेप जो लिया है वो लिया एक इंग्लिश केमिस्ट ने, जॉन अलेक्जेंडर रेना न्यूलैंड्स ने। 1865 में ये बात उन्होंने ऑब्जर्व की और उन्होंने एक लॉ दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव क्या? ऑक्टेव का मतलब वो जैसे जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं उनका जो एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है उसको हम एक ऑक्टेव बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बोले तो सप्तक बोलते हैं उसको। तो इन्होंने भी यही चीज़ नोटिस की इसमें एलिमेंट्स में कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ आपस में सिमिलर होती हैं। जैसे ये है, तो ये जो टेबल है इसमें क्या है, ये देखो कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 की प्रॉपर्टी सेम होंगी। ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की भी सेम होंगी और ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो ये जो नंबर डले हुए हैं 1 2 3 4 ये 8 तक, ये क्या हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट की 8th एलिमेंट के साथ, 8th की फिर 15th के साथ, ऐसे ही सेकंड की 9th के साथ और 9th की 16th के साथ, ऐसे प्रॉपर्टी सिमिलर होती रही हैं। तो वो जो अगर डिफरेंस लोगे गया तो अब 7 एलिमेंट्स का डिफरेंस है। जैसे 7 नोट्स, म्यूजिकल नोट्स जो होते हैं, 7 स्वर होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 7 एलिमेंट्स का है। इनके भी लॉ में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन वो लिमिटेशन, वो लॉ आज भी सही है। लेकिन लिमिटेशन कहाँ पे आती है कि जो उस टाइम न्यूलैंड्स के टाइम, इनकी 1865 में
उनको नोबल गैसेस का आइडिया नहीं था, इसलिए वो प्रॉपर्टी जो पीरियोडिसिटी है वो 8th एलिमेंट में नहीं 9th एलिमेंट में अक्कर होती है आज के टाइम पे। तो जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट कंट्रीब्यूशन है। इनका नाम है जूलियस लोथरमेयर। ये भी जर्मन साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, और इन्होंने भी 1860s में ही एक ग्राफ बनाया, एक कर्व बनाई जो कि दो प्रॉपर्टीज के बीच में बनाई गई थी। जो हमारा एक्स एक्सिस है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे इन्होंने लिया था एटॉमिक वेट, और जो वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस है उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी इन्होंने प्लॉट की थी एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम क्या कि जो एटॉमिक वेट है उसका एलिमेंट का, उसको अगर हम उस एलिमेंट की क्रिस्टल वाली जो डेंसिटी होती है नॉर्मल, उससे अगर डिवाइड कर दें तो वो जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं एटॉमिक वॉल्यूम। तो इन्होंने इस कर्व के दौरान जब इन्होंने प्लॉट किया इसको, उसमें इन्होंने 4 चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। वो क्या ऑब्जर्वेशन की है इन्होंने कि जो इसकी कर्व की जो पीक है, पीक इज ऑक्यूपाइड बाय द एल्कली मेटल्स, यानी कि जो आप ये देख सकते हैं कि जैसे लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे मेटल्स इस कर्व के मैक्सिमम पॉइंट पे लाई करते हैं। वो क्यों करते हैं लाई? जो क्वांटम मॉडल होता है एक, उसमें अगर हम ये देखेंगे, जो एक ऑर्बिटल होता है एस ऑर्बिटल, उसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो ये लिखते हैं NS1। तो NS1 के वजह से जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में काफ़ी कम अट्रैक्शन है, इसलिए एटॉमिक वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ती है। इसलिए ये जो है ये पीक पे लाई करता है। और जो सेकंड ऑब्जर्वेशन इसमें है वो क्या है कि जो असेंडिंग पार्ट है हमारा कर्व का, उस पर नोबल गैसेस और हाइड्रोजन्स लाई करते हैं। ये ऐसे ही सेम बात कि जो हेलोजेंस और नोबल गैसेस है उनमें जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में वो ज़्यादा होती है, तो एटॉमिक वॉल्यूम कम रह जाता है, साइज छोटा हो गया उनका, इसलिए वो असेंडिंग कर्व में लाई करता है। और जो डिसेंडिंग कर्व है उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है वो डिसेंडिंग कर्व पे लाई करते हैं। वो क्यों लाई करते हैं डिसेंडिंग कर्व पे? क्योंकि जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम उससे ज़्यादा स्टेबल है, वो उससे साइज, जो बेरियम और कैल्शियम इनका जो साइज है वो अपने रिस्पेक्टिव एल्कली मेटल्स से छोटा होता है। तो एटॉमिक वॉल्यूम कम हो गया, एटॉमिक वेट इंक्रीज कर गया, तो वो अपने डिसेंडिंग कर्व में लाई करता है। और जो मिनिमा है कर्व का, यानी कि जो ये देखो जो पीक्स हैं वहाँ पे तो एल्कली मेटल्स हैं, और जो वैलीज हैं उसमें जो आपको मिनिमम दिखाई दे रहा है वैल्यू, जो वैलीज बनती हैं उस वैलीज में डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ये सारे, क्रोमियम वगैरह, ये सारे एलिमेंट्स उस मिनिमम वैल्यू पे लाई करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वही बात, क्वांटम मॉडल में अगर हम डी ब्लॉक में जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको देखेंगे तो उसका जो डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट एक प्रॉपर्टी होती है वो बहुत कम होता है उसमें, इसलिए वो वॉल्यूम को कम कर देगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, इसलिए उसका एटॉमिक वॉल्यूम कम हो गया, एटॉमिक वेट बढ़ता जा रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर इस कर्व में, इसलिए वो मिनिमम पोजीशन पर लाई करता है। लेकिन इस लोथरमेयर कर्व की एक पर्टिकुलर लिमिटेशन ये थी कि अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ाते जाएं, जैसे आज के सिनेरियो में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं,
तो ये कर्व इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस या प्रैक्टिकल हम लोग जो यूज़ करते हैं आजकल के सिनेरियो में, प्रेजेंट में, वो लोथरमेर कर्व हम यूज़ नहीं कर सकते। उतना ज़्यादा सीक्वेंस में याद रखना, वैल्यूज़ रखना मुश्किल हो जाता। इसलिए ये ठीक है वैल्यूज़, लेकिन लिमिटेड है, क्योंकि प्रैक्टिकली लिमिटेड है ये वैल्यूज़, ये कर्व प्रैक्टिकल यूज़ से जिसका लिमिटेड होता है। तो फर्दर हम लोग आगे देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।